नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज हिंदी विभाग, आज आपके सम्मुख आधुनिक साहित्य के इतिहास के अंतर्गत निबंध पर चर्चा करूंगी। निबंध साहित्य जो गद्य की एक उत्कृष्ट विधा है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस गद्य विधा को कालक्रम से विभिन्न रूपों में विभाजित किया गया है। जब निबंध गद्य विधा प्रारंभ हुई भारतेंदु युग से, तो भारतेंदु युगीन निबंध और निबंधकार, इनकी चर्चा हम अपने पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं। भारतेंदु युग में निबंध का एक सूत्रपात हुआ, निबंध विधा प्रारंभ हुई हिंदी साहित्य में। उससे पूर्व साहित्य पद्यात्मक रहा, कविता रही, पर गद्य विधाएं प्रारंभ नहीं हुई। और गद्य विधाओं का जन्म आधुनिकता की देन है। आधुनिक काल में आकर गद्य की विभिन्न विधाओं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र आदि का उद्भव हुआ। और इन सब गद्य विधाओं में भी निबंध को उत्कृष्ट साहित्यिक विधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना, क्योंकि निबंध के माध्यम से साहित्यकार खिलता है, खुलता है, अपने भावों की एक सहज अभिव्यक्ति करता है। उसमें एक चिंतन होता है, एक विचार होता है, और जो पाठकों के साथ सीधे जोड़ता है, पाठकों के साथ सीधा संवाद करता है। कोई कहानी का, कोई कथा का बीच में व्यवधान नहीं होता, और पाठक भी पूरे मनोयोग से उस निबंध विधा के साथ जुड़ जाता है, जिसमें व्यंग्य की धार भी है, चिंतन भी है, भाव प्रवणता भी है, आत्मव्यंजकता भी है। तो इस तरह से विभिन्न रूपों में निबंध विधा विकसित होती चली गई। परंतु उसका बीज हम कह सकते हैं, उसकी नींव कह सकते हैं, वो भारतेंदु युग में पड़ी। स्वयं भारतेंदु ने निबंध रचना प्रारंभ की। उसके पश्चात उनके मंडल के अन्य सहयोगी निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र हुए, अंबिका दत्त व्यास हुए, श्रीधर पाठक हुए, कृष्ण भट्ट हुए, बाल मुकुंद गुप्त हुए। तो इन सब निबंधकारों ने निबंधों की रचना की। और प्रारंभिक निबंध भाषा की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं कहे जा सकते। एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में, एक प्रारंभिक सोपान के रूप में उनका विशेष महत्व रहा। परंतु 1900 से लेकर के जब द्विवेदी युग का प्रारंभ हुआ, तो निबंध के क्षेत्र में हम देखते हैं कि एक विकास का क्रम बढ़ने लगा। क्रमिक विकास की स्थिति में निबंध आने लगे। और जो भारतेंदु युगीन निबंधकार थे, जिन्होंने प्रारंभ किया था, वे उनमें से कुछ ऐसे निबंधकार भी हुए, बाल मुकुंद गुप्त आदि, जो आगे द्विवेदी युग में युगीन परंपरा से प्रभावित होकर निबंध के क्षेत्र में आगे बढ़े। उनके निबंधों में भी हमें एक विकास क्रम दिखाई देता है। और द्विवेदी युगीन निबंध के सूत्रधार महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे, जिन्हें युग विधायक आचार्य कहा जाता है। कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, निबंधकार के रूप में, एक संपादक के रूप में, अनुवादक के रूप में, और एक कवि आचार्य, कवि शिक्षक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य जगत में अप्रतिम योगदान रहा। स्वयं कविता करते हैं, पर कविता कैसे की जाती है, कविता का शैली कैसी होनी चाहिए, गद्य लेखन कैसा होना चाहिए, तो इस संदर्भ में वे साहित्यकारों को शिक्षा भी देते हैं, उन्हें प्रेरणा भी देते हैं। तो इसीलिए आचार्य शिक्षक के रूप में भी इनका योगदान रहा। और आलोचना के क्षेत्र में अनेक आलोचनाएं की। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, कवि और कविता, कविता का मर्म, अनेक साहित्यिक विधाओं को लेकर या साहित्य सिद्धांतों को लेकर आलोचना भी प्रस्तुत करते हैं। और संपादक के रूप में तो इनका विशेष योगदान रहा।
सरस्वती पत्रिका जिसका संपादन 1900 से, जिसका प्रारंभ 1900 से हुआ और बाबू श्याम सुंदर दास उनके प्रारंभिक संपादक रहे, और 1903 में आकर सरस्वती पत्रिका का संपादन फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। और तब से लेकर निरंतर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य सेवा में अग्रसर रहे और पूरे अपने युग का नेतृत्व किया, युग को एक दिशा प्रदान की, उनकी मानसिकता में परिवर्तन किया, ज्ञान विज्ञान के नए क्षेत्र, नई आलोक का प्रवेश कराया। इसीलिए इनको एक युग विधायक आचार्य के रूप में सम्मानित किया जाता है। और निबंधकार के रूप में हम देखें, क्योंकि आज हमारा विषय द्विवेदी युगीन निबंधों पर है, तो निबंधकार के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का क्या योगदान रहा, इसको आज हम केंद्र बिंदु में रखेंगे। ये नव चेतना के संवाहक रहे। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी पाठकों को नव जागरण का संदेश दिया, युग की मानसिकता को परिवर्तित करने का कार्य किया, क्योंकि वह समय ही ऐसा था 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लहर जागृत हुई, और उसके पश्चात अनेक सामाजिक संस्थाएं आगे आई, अनेक आंदोलन हुए, राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक नेता आगे आए, और एक नव जागरण की लहर पूरे समाज में थी। और इस लहर को जागृत करने का कार्य, एक जो स्वतंत्रता की, मुक्ति की एक जो छटपटाहट थी लोगों के मन में, उसको एक दिशा देने का कार्य सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। एक राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य, युग की जो मानसिकता को परिवर्तित करने की बात करते हैं कि अब उनको अपनी पराधीन मानसिकता से, गुलामी की मानसिकता से बाहर आना होगा। अपने राष्ट्र को, अपने अतीत के गौरव को स्मरण करके और उसको पुनः स्थापित करने के लिए परिश्रम करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो इसलिए युग की मानसिकता को परिवर्तित करने में और नव जागरण का संदेश लेकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य जगत में आते हैं। इनके जो निबंध थे वे महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली में संकलित हैं। 40 के करीब इनके निबंधों की रचना है, कविता की, आलोचना की, और विभिन्न समय समय पर लेख लिखते रहे। तो वे सभी इस महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली में संकलित हैं। जहाँ तक इनके निबंधों की बात करें तो इनके निबंध विभिन्न विषयों पर आधारित रहे। इन्होंने व्यक्ति व्यंजक निबंधों की रचना भी की है और विचार प्रधान निबंधों की भी रचना की है। व्यक्तित्व व्यंजक निबंधों में आत्मनिवेदन निबंध, प्रभात निबंध, सुतापराधे जनकस्य दंडाः, ये मुख्य चर्चित निबंध रहे। व्यंग्य शैली का भी प्रयोग किया और व्यंग्य शैली में इन्होंने म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, इस निबंध की रचना की, बड़ा प्रसिद्ध निबंध हुआ। और अपने समकालीन और परवर्ती साहित्यकारों को, निबंधकारों को, निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसकी कैसी शैली, कैसी भाषा होनी चाहिए, उसका स्वरूप क्या हो, ये बताने के लिए इन्होंने अंग्रेजी निबंधकार बेकन के निबंधों का अनुवाद किया, बेकन रत्नावली के नाम से, ताकि उनको देखते हुए निबंधकारों को हिंदी में निबंध लेखन की एक दिशा प्राप्त हो सके, एक प्रेरणा प्राप्त हो सके। तो बेकन तो निबंध साहित्य में निबंध के जनक माने जाते हैं। तो अंग्रेजी में जो निबंध की परंपरा थी उसका अनुकरण या उसको देख करके अपने समय के अनुकूल, अपनी समकालीन स्थितियों में निबंधों को कैसे लिखा जाए, उसकी एक शैली बताने के लिए इन्होंने अनुदित निबंध किए। और इनके सुप्रसिद्ध निबंध जो हम कह सकते हैं
अधिकांशतः सैद्धांतिक निबंध रहे, साहित्यिक निबंध रहे। कवि और कविता, कवि प्रतिभा, साहित्य की महत्ता, मेघदूत, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, आर्य समाज का कोप, ये निबंध रहे जिनमें इनकी निबंध कला का, इनकी निबंधों की जो अभिव्यक्ति क्षमता है वह दिखाई देती है। कविता क्या है, कविता कैसे की जाए, कवि प्रतिभा क्या है, साहित्य की क्या महत्ता है, ये सब सैद्धांतिक दृष्टि से, एक विवेचन परक दृष्टि से, विश्लेषण दृष्टि से निबंधों की रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। और मेघदूत निबंध, कालिदास ने जो संस्कृत में मेघदूत की रचना की थी, उस मेघदूत रचना को आधार बनाते हुए एक विश्लेषण परक दृष्टि से, कलात्मक ढंग से इन्होंने मेघदूत निबंध की रचना की है। और द्विवेदी जी का समय ऐसा था जब गद्य की भाषा खड़ी बोली और पद्य की भाषा ब्रज अवधि आदि चल रही थी। तो दो भाषाएं साहित्य में भिन्न भिन्न विधाओं में अग्रसर थी। और ये एक धारणा बन गई थी कि कविता खड़ी बोली में नहीं हो सकती और हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, इस तरह का एक पूर्व धारणा बन चुकी थी। तो उस धारणा का खंडन करते हुए और खड़ी बोली में भी कविता की जा सकती है, खड़ी बोली उतनी ही समर्थ है जितनी कोई अन्य भाषा, तो इस बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने सरस्वती के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से स्वयं कविता करके, हे कविते, इनकी कविता सरस्वती पत्रिका में छपी थी, खड़ी बोली की पहली कविता कहा जाता है। और उसमें यही बताते हैं कि खड़ी बोली में कविता हो सकती है और कवियों को खड़ी बोली में कविता करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो हिंदी के परिष्कार, हिंदी के परिमार्जन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जहाँ तक हम इनके निबंधों की विशेषताओं की बात करें तो मूलतः तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक कवि शिक्षक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध रहे, पर निबंध जो उन्होंने लिखे उनमें विचार तत्व की प्रधानता रही। चिंतनगत मौलिकता इनके निबंधों में दिखाई देती है, स्वतंत्र चिंतन है, निबंधों की नवीन नवीन शैलियों का प्रवर्तन करते हैं। भारतेंदु युग में क्योंकि निबंध विधा का प्रारंभ हो रहा था, तो वहां सीमित केवल भाव व्यंजक, भाव प्रवणता को ध्यान में रखकर, सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निबंधों की रचना हुई। पर द्विवेदी युग में आकर के नवीन नवीन शैलियों का विकास हुआ। व्यंजनात्मक शैली, विवरणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक चिंतन प्रधान निबंध, भाव व्यंजक निबंध, तो विभिन्न शैलियों में, और समाज शैली में, व्यास शैली में, वार्तालाप शैली में, तो विभिन्न नवीन शैलियों का प्रवर्तन भी स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया और अपने समकालीन अन्य निबंधकारों के लिए एक प्रतिमान भी प्रस्तुत करते हैं। द्विवेदी युग में आकर के और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने विषयगत वैविध्य दिखाया, अनेक विषयों पर निबंधों की रचना की। काव्य शास्त्रीय विषय को लेकर, भाषा को लेकर, सामाजिक समस्या को लेकर, राष्ट्रीय चेतना को लेकर, अतीत के गौरव के गुणगान को लेकर, पुरातत्व, इतिहास, पुराण आदि विभिन्न विषयों को सामने रखते हुए वे निबंधों की रचना करते हैं। तो इस तरह से विषय वैविध्य इनके निबंधों में हमें दिखाई देता है और निबंधों के माध्यम से पाठकों की मानसिक क्षितिज का विस्तार करते हैं। पाठक को एक खुला वातावरण प्रदान करते हैं, एक चिंतन के बिंदु प्रदान करते हैं, नवीन ज्ञान विज्ञान का आलोक उन्हें प्रदान करते हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा में उस समय आमूलचूल परिवर्तन हुआ। प्राचीन रूढ़ियां, परंपराएं जो जड़ता को प्राप्त हो रही थी, उनका त्याग करके कैसे हम वर्तमान के संदर्भ में, आधुनिकता के दौड़ में पिछड़ ना जाए,
तो नवीन ज्ञान विज्ञान का आलोक ये अपने निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और इनके निबंधों में विश्लेषण की गंभीरता दिखाई देती है, सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि नजर आती है। और द्विवेदी काल सुधार काल के नाम से, जागरण काल के नाम से माना जाता है, क्योंकि इस समय भाषागत अनेक सुधार हुए। भाषा में व्याकरण सम्मतता, भाषा में शुद्ध प्रयोग, भाषाई एक रूपता पर द्विवेदी जी ने विशेष ध्यान दिया। तो इनके अपने निबंधों में हमें भाषाई एक रूपता दिखाई देती है, शुद्ध प्रयोग की कुशलता दिखाई देती है, क्योंकि खड़ी बोली का प्रारंभ हो रहा था, चाहे गद्य के क्षेत्र में था या कविता के क्षेत्र में, पर इनके पास जो भी रचना आती उस रचना का ये आमूल चूल उसमें एक एक शब्द देखते और व्याकरणिक त्रुटियों को दूर करते, वाक्य संरचना को सुधार कर देते। तो इस तरह से उस लेख को परिमार्जित करके, परिष्कृत करके पत्रिका में प्रकाशित करते थे। तो साहित्य जगत में एक और सरस्वती पत्रिका का इतना सम्मान हुआ, इतनी प्रतिष्ठा हुई, और दूसरी ओर नए कवियों को, गद्य लेखन करने वाले लेखकों को, गद्य लेखकों को एक नवीन दिशा प्राप्त हुई। तो भाषाई एक रूपता पर और शुद्ध प्रयोग पर द्विवेदी जी ने विशेष बल दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा इनके कवित्व रूप को देखकर, इनके आलोचक रूप को देखकर, इनके निबंधकार रूप को देख करके इनकी समीक्षा करते हुए इनके विषय में कहते हैं कि द्विवेदी जी प्रेमचंद की तरह कथा लेखक नहीं थे और मैथिली शरण गुप्त की तुलना में कवि भी साधारण थे, किंतु वैचारिक स्तर पर वह इन दोनों से आगे है। तो ये इनके निबंधों की विशेषता थी कि चिंतन के स्तर पर, वैचारिक स्तर पर वे इनसे आगे रहे। कथा लेखन, कविता करना इनका उद्देश्य नहीं था, इसलिए उनको प्रेमचंद की तुलना में कथा लेखक नहीं माना जा सकता। मैथिली शरण गुप्त जिस रूप में कवि रूप में प्रतिष्ठित हुए, हालांकि उनको कवि बनाने में बहुत बड़ा योगदान द्विवेदी जी का रहा, पर वैचारिक स्तर पर ये इन दोनों से आगे है। इन दोनों के काव्य संसार और कथा संसार की रूपरेखाएं उनके गद्य में स्पष्ट दिखाई देती है। इस दृष्टि से उन्हें युग निर्माता कहना पूर्णतः संगत है। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने बात की युग विधायक, युग निर्माता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान को लेकर के, कि उन्होंने किस प्रकार से अपने निबंधों के माध्यम से न केवल पाठकों को अपितु अपने समकालीन साहित्यकारों को, अपने पूरे युग को प्रभावित किया, एक दिशा प्रदान की। अब हम दूसरे निबंधकार की बात करते हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी को। बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों के बीच की कड़ी के रूप में आते हैं। भारतेंदु मंडल के कवियों में, साहित्यकारों में वे सम्मिलित नहीं थे, परंतु इन 1865 में जन्म हुआ है, तो इनका लेखन भारतेंदु युग में प्रारंभ हो गया था और उस युग में इनके द्वारा निबंधों की रचना भी की गई, परंतु इनके निबंधों में द्विवेदी युग में आकर के एक क्रमिक विकास, एक उत्कृष्टता दिखाई देती है। तो इसलिए भारतेंदु युग में इनका प्रारंभिक निबंधकार का रूप दिखाई देता है और उत्कृष्ट निबंधकार के रूप में ये द्विवेदी युग में प्रकट होते हैं। अपने युग के एक प्रखर और विलक्षण पत्रकार रहे, निर्भीक वक्ता थे, स्पष्टवादी थे, जो बात कहनी बेलाग कहनी है, और वक्तृता में ही नहीं, लेखन में भी। और निबंधकार के रूप में तो इन्हें अपने विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति, स्वतंत्र चिंतन की अभिव्यक्ति करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। राष्ट्रभक्त विचारक रहे, समीक्षक के रूप में आए। तो इस तरह से निबंध के क्षेत्र में, निबंध कला को विकसित करने में, उसे एक उत्कृष्ट स्थान प्रदान करने में बाल मुकुंद गुप्त जी का भी विशेष योगदान रहा। एक और विशेष बात है कि भारतेंदु युग के
निबंधकार रहे या द्विवेदी युग के निबंधकार रहे, सभी निबंधकार संपादक रहे। उन्होंने किसी न पत्रिका का संपादन किया और पत्रिका के माध्यम से अपने निबंधों को, अपनी कथा साहित्य को, अपनी कविताओं को तो प्रस्तुत किया ही, अपने समकालीन अन्य साहित्यकारों को भी लिखने के लिए प्रेरित किया। और बालमुकुंद गुप्त लोकहितैषी, कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार रहे। प्रारंभ में लेखन उर्दू से इनका प्रारंभ हुआ, उर्दू से ये हिंदी में आए हैं, उर्दू पत्रकारिता से हिंदी में इनका आगमन हुआ है। अखबार चुनार और कोहिनूर उर्दू पत्रों का ये सर्वप्रथम संपादन करते थे और उसके पश्चात 1899 में इन्होंने हिंदुस्तान हिंदी पत्रिका के सह संपादक के रूप में हिंदी में प्रवेश किया और 1891 तक इस पत्रिका के संपादन में सहयोग किया। फिर 1893 से 1898 तक हिंदी बंगवासी इस पत्रिका के संपादक रहे और तत्पश्चात 1899 से 1907 तक भारत मित्र इस पत्र के संपादक रहे। जैसे सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य जगत में प्रतिष्ठित रही, उसका सम्मान रहा, उसी तरह से भारत मित्र पत्रिका भी अपने समय की एक प्रतिष्ठित पत्रिका रही और गुप्त जी के लेख, इनके निबंध इसी पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित होते थे। और शिव शंभू का चिट्ठा बड़ा प्रसिद्ध रहा और ये चिट्ठे धारावाहिक रूप में इस भारत मित्र पत्रिका में निरंतर प्रकाशित होते रहे। और लॉर्ड कर्जन का जो कूटनीतियाँ थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जिस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा था, अराजकता का वातावरण था, उसका पर्दाफाश करने का कार्य, जनता के समक्ष उनकी कूटनीतियों को लाने का कार्य गुप्त जी भारत मित्र पत्रिका के माध्यम से करते हैं। और आप मित्रों देखिए, ये वह समय था जब लिखने की आज़ादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी और छद्म नाम से लिखा करते थे। मुंशी प्रेमचंद ने छद्म नाम से लिखा, प्रारंभ में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी खुद छद्म नाम से लिखते थे, क्योंकि अंग्रेजों को थोड़ा सा भी लगता था कि ये हमारे विरुद्ध, शासन के विरुद्ध जा रहा है, तो वो उस पत्रिका को या लेख को या पुस्तक को जब्त कर लिया करते थे और साहित्यकार को ना केवल संदेह की दृष्टि से देखते थे, अपितु जेल में बंद कर दिया करते थे। परंतु ये एक निर्भीक स्पष्टवादी वक्ता थे और इनकी लेखनी कभी विदेशी शासकों के समक्ष झुकी नहीं और अपने निबंधों के माध्यम से उन पर निरंतर व्यंग्य करते रहे। इनके जो निबंध हैं वो गुप्त निबंधावली में संकलित है और इनके निबंध मुख्यतः व्यंग्यात्मक रहे। विदेशी शासन नीति पर, धार्मिक अंधविश्वासों पर, सामाजिक कूटनीति, सामाजिक अंध परंपराओं पर, समाज की, राष्ट्र की प्रगति में बाधक रूढ़ परंपराओं पर व्यंग्य करते हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वैसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, बंग विच्छेद आशीर्वाद, विदाई संभावना, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, मेले का ऊंट, ये इनके प्रसिद्ध निबंध रहे। एक दुराशा निबंध तो आप बीए के पाठ्यक्रम में भी है, मेले का ऊंट निबंध भी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। एक दुराशा निबंध के माध्यम से वे ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता तो यही रही है कि राजा और प्रजा मिल करके उत्सव मनाते रहे हैं। होली खेलते थे तो मिलकर खेला करते थे, कोई भी त्योहार, यहाँ तक कि कृष्ण भी होली खेलने के लिए ब्रजभूमि में आते हैं। और प्रजा और राजा में अंतर नहीं था। प्रजा के सुख दुख में राजा पूर्ण रूप से भागीदार होता था, परंतु विदेशी शासन के आने के बाद, विक्टोरिया शासन में, लॉर्ड कर्जन के समय में, प्रजा अपने कष्टों को, अपनी पीड़ा को
राजा तक पहुंचा ही नहीं पाती थी, एक बहुत बड़ी दूरी आ गई थी। और राजा के समक्ष अपनी बात रखना या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी समस्याओं के लिए कहना एक दुराशा है। इस नाम से ये निबंध की रचना करते हैं। और पूरा शिव शंभू का चिट्ठा, पद्म शिव शंभू के नाम से ये स्वयं अपने आप को रखते हुए और लॉर्ड कर्जन की कूटनीतियों का पर्दाफाश करते हुए निबंधों की रचना करते हैं। और मेले का ऊंट निबंध ये भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाला है कि कैसे हम अपनी संस्कृति को भूलकर वर्तमान जो युवा पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से कटती जा रही है। और आगे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, आर्थिक विकास करना अच्छा है, परंतु अपनी जड़ों से कट करके अगर आप पैसा कमाने के लिए भौतिकतावाद की ओर बढ़ते हैं तो हम अपनी संस्कृति का ही नहीं, अपने राष्ट्र का भी अहित कर रहे हैं। मोहन मेले में ऊंट बैठा हुआ है, राजस्थान की जो सवारी हुआ करता था और जिसके बिना राजस्थान का अस्तित्व नहीं था, और इसी ऊंट पर बैठ करके अनेक जो पूर्वज थे वो कलकत्ता आदि स्थानों में, महानगरों में अपना व्यापार करने के लिए आए। और यहाँ आकर के अनेक आधुनिक उपकरणों से आ जाने से, नए नए यातायात की सुविधाओं के हो जाने से ऊंट का उपेक्षित कर दिया गया है। तो मेले का ऊंट के माध्यम से अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों से हम जुड़े रहें, उसका परित्याग ना करें, ये सामने रखते हुए इन्होंने इस निबंध की रचना की। बाल मुकुंद गुप्त बहुभाषाविद रहे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी के ज्ञाता थे और इन भाषाओं का असर हम इनके निबंधों में भी देखते हैं। निबंधों में भले ही वे हिंदी निबंध है, पर कहीं संस्कृत निष्ठता दिखाई देती है, कहीं उर्दू फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग दिखाई देता है, और यथासंभव अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने में भी वे गुरेज नहीं करते हैं। निबंधों के विषय विविध रहे, राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, जीवन चरित्र संबंधी, भाषा संबंधी, तो विभिन्न विषयों पर इन्होंने निबंधों की रचना की। इनके निबंधों की विशेषताओं की बात करें तो स्वतंत्र चिंतन इनके निबंधों में दिखाई देता है। पूरी निर्भीकता एवं स्पष्टवादिता से निबंध लेखन करते हैं और भारतवासियों की जो राजनीतिक और सामाजिक विवशता रही उसका निरूपण वे अपने निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और निबंधों में प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से देशभक्ति की भावना में दिखाई देती है। भाषा का एक सहज प्रवाह दिखाई देता है। इनके निबंधों में एक और गंभीर चिंतन है और दूसरी ओर कल्पना भी है। प्रसंग के अनुरूप मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करते चले जाते हैं और अपने निबंधों में पौराणिक उदाहरण देते हैं, लोक जीवन के प्रसंग प्रस्तुत करते हैं। और गद्य शैली इनकी तीखी, प्रवाहपूर्ण, चुस्त, चुटीली, व्यवहारिक, सर्वजनग्राह्य रही। और इनके निबंधों का प्रभाव इनके समकालीन निबंधकारों पर भी और परवर्ती गद्य लेखकों पर भी पड़ा। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने इस व्याख्यान में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और बाल मुकुंद गुप्त जी की निबंधकार के रूप में समीक्षा की, उन पर चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम शेष निबंधकारों पर बात करेंगे। धन्यवाद।